बच्चों वॉइस क्लियर है? यस, शाबाश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। दीपक जी, इसकी पेन कहाँ है? गुड मॉर्निंग। यस यस, नमस्ते। हाँ, थोड़ा सेटअप चेंज है आज। यस, आइए आगे बढ़ाते हैं। हाँ कुशाग्र, थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच। हाँ शाश्वत, आ जाओ। तो हम कहाँ पे थे कल? हमने क्या सीखा था कि आपने जो स्टैंडिंग वेव बनाई है, इसकी इक्वेशन पे थे हम, करेक्ट? अरे वाह, भेजना मेरे को सुहानी, शाबाश, परफेक्ट। तो हमने क्या सीखा था इसकी इक्वेशन? ये इक्वेशन इस वेव को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, करेक्ट? यहीं पे देना, आ जाओ आगे चलते हैं। शाबाश, आ जाइए। देखो दोस्त, समझना इसको धीरे। चलो एक काम करो जरा, x इक्वल टू 0 रखो जरा। क्या आ रहा है बताओ? ये टर्म 0 हो जाएगी और साइन 0 क्या होता है? 0, करेक्ट करेक्ट। यानी y इक्वल टू 0, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, यानी इसका ऑसिलेशन ही नहीं। यानी ये कौन सा पॉइंट आ गया दोस्तों? नोड, करेक्ट करेक्ट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये नोड हो गया। डायग्राम में देखिए तो ये वाला पॉइंट आ गया, नोड, जिसका ऑसिलेशन ही नहीं हो रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 है। यस, अब एक काम करो बच्चों, ठीक है, k की वैल्यू तो आपको पता है 2 पाई बाय लैम्डा। आप x को जरा लैम्डा बाय 4 रखो, देखो क्या आ रहा है। k को रखिए 2 पाई बाय लैम्डा, x को रखिए लैम्डा बाय 4, देखिए क्या आ रही है y की इक्वेशन।
हाँ सक्षम, करेक्ट। तो y इक्वल टू 2a साइन k की जगह 2 पाई बाय लेमडा, x की जगह लेमडा बाय 4 इंटू साइन ओमेगा टी। क्या आ गया देखो, ये तो पाई बाय 2 आ गया। पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। यानी साइन 91, यानी ये हो गया 2a साइन ओमेगा टी। यानी ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों बताओ? शाबाश, एसएचएम की इक्वेशन है। यानी ये वेव की इक्वेशन अलग अलग एक्स डालने पे अलग अलग पार्टिकल्स के एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है। यस, ये वेव की इक्वेशन अलग अलग एक्स रखने पे अलग अलग पार्टिकल्स के एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। शाबाश। तो इसको वो बोलते क्या, फैमिली ऑफ एसएचएम्स। जैसे आप मैथ्स में करते थे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फैमिली ऑफ सर्कल्स करा था, हाँ करेक्ट है ना। उस हिसाब से बोल सकते हो कि ये पूरी टर्म, ठीक है, डिफरेंट एक्स रखने पे डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे, उनके एसएचएम्स को बता रही है। ठीक है, अब देखो ये जो याद है मैंने सिखाया था कि टाइम वाली टर्म हमेशा अलग से रखना पीछे। ये वाली जो टर्म है ना बच्चों, आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये वाली टर्म आपको एम्पलीट्यूड बता रही है। इसीलिए हमने बोला कि टाइम वाली टर्म अलग से पीछे रखिएगा, ये पूरी टर्म एक साथ रखो, ये आपको एम्पलीट्यूड बताएगी। ठीक है, आइए, और ये वाली टर्म आपको रिप्रेजेंट कर रही है एसएचएम। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल कब हो सकता है एम्पलीट्यूड? जब ये 1 आ जाए, साइन के एक्स 1 आ जाए, और यहां पे हमारा साइन के एक्स 1 आ गया, तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया है। इसीलिए ये पॉइंट क्या आ गया, एंटी नोड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं एंटी नोड। करेक्ट। लिख लिया? यस। और आगे चलो, ठीक है, एक्स की और वैल्यूज रखते, आ जाओ। एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 8 रखो चलो, और एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 रखो। रखो जरा, इन दोनों के लिए निकालिए। सुशांत 2 पाई बाय लैम्डा, के की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा। आ जाइए, तो इसके लिए पार्टिकल के लिए शायद ये आ रहा होगा, और इस पार्टिकल के लिए वापस 0 हो जा रहा है।
सही है, शाबाश। तो ये वाली जो अपनी टर्म है ये वापस आ गई नोड, है ना। एम्पलीट्यूड जीरो है इसका, वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो। यानी ये कौन सा नोड आया दोस्तों, ये वाला। तो बताओ दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या आ गया, ये भी नोड था अपने पास, ये भी नोड था। बताओ दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या आ गया, करेक्ट, लैम्डा बाई 2। शाबाश, ठीक है। अब आपको और अच्छे से समझ आया होगा ये इक्वेशन क्या बता रही है। चलिए एक बार फिर से पूरी कहानी रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा था, स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी, जब दो वेव आके मिलेगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर कॉस में हो सकती है। इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या कॉस में हो सकती है। ठीक है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। अब जब ये दोनों वेव्स मिलती हैं तो रिजल्टेंट मोशन क्या होता है, एक क्लोज्ड सेक्शन में इन दोनों वेव्स को मिलाइए। ठीक है, यहां से वेव्स आप भेजिए, इस सेक्शन में आप इन वेव्स को मिलाइए, तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं उनका रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, हर पार्टिकल एसएचएम करता है, ठीक है, और रिजल्टेंट मोशन कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो ये ऐसे बनाने का मतलब क्या है, ऐसे बनाने का मतलब ये नहीं कि सारी पोजीशन एक साथ आ रही। पहले मान लीजिए पॉजिटिव एक्सट्रीम थी, फिर मीन हो गई, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम हो गई, फिर मीन हो गई, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई। ऐसे रस्सी वाइब्रेट कर रही है, बट इतना तेज वाइब्रेशन होता है कि ऐसा दिखा देते हैं, अपनों को दिखता भी ऐसा है। करेक्ट, ये एक साथ हमने सारी पोजीशंस का एक सेट बना दिया है। हाँ नया, हाँ प्रकृति, परफेक्ट, आया समझ में, कोई डाउट है पूछो। वो तो डिपेंड करेगा सवाल पे प्रियांश, सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा। आ जाओ, ठीक है, चलो। तो ये दो वेव से मिलके बनी स्टैंडिंग वेव, इन दोनों वेव से मिलके बनी स्टैंडिंग वेव। इन दोनों वेव्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोनेंट वेव्स। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मेट क्या हो गया, स्टैंडिंग वेव की जनरल फॉर्मेट की इक्वेशन, और अपन ने सीखा था डिपेंडिंग ऑन कंडीशन टू कंडीशन ये साइन कॉस वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे साइन कॉस दोनों आ सकते हैं, यहां भी साइन कॉस दोनों आ सकते हैं। कंपोनेंट वेव्स यानी जिन दो वेव से मिलके आपकी स्टैंडिंग वेव बनी है। हाँ ऋतुराज, हाँ बिल्कुल, 5 भी आ सकता है बुरहानुद्दीन, आ जाओ।
परफेक्ट। अब देखो एक बात बताओ, है ना, आप ये केस देखिए, इनका एम्पलीट्यूड था ए, और यहां पे बताओ एंटी नोड का ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a। ठीक है, तो कई बार ऐसे दे सकते हैं आपको। चलो बताओ यहां पे एंटी नोड का एम्पलीट्यूड क्या है, 4, करेक्ट। ठीक है, अब कंपोनेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड पूछे तो, हाँ तो फिर हाफ हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलो अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताइए। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इन दोनों के मिलने से जो स्टैंडिंग वेव बनी उसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। यस, परफेक्ट। आ जाओ फिर, नोड से नोड दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, नोड से नोड डिस्टेंस। अभी हमने सीखा λ/2। ठीक है, लिख दीजिए ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, y मैक्सिमम बेटा, कर्नव कर्नव, y मैक्सिमम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट को बोलते हैं एंटी नोड। आइए, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स को लिखिए λ/2। हाँ, और लिखो मिड पॉइंट ऑफ टू सक्सेसिव नोड्स इज एंटी नोड। मिड पॉइंट ऑफ टू सक्सेसिव नोड्स इज एंटी नोड। ठीक है, तो ये नोड और एंटी नोड की दूरी कितनी होगी, हाफ, λ/4। ये लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नियर बाय एंटी नोड λ/4, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नियर बाय एंटी नोड λ/4, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नियर बाय एंटी नोड λ/4। लिख लिया, यस। चले आगे, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो अच्छा बताओ, अगर आपको कंपोनेंट वेव्स की इक्वेशन दिए, अगर आपको बच्चों कंपोनेंट वेव्स की इक्वेशन दिए, ठीक है, और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पूछिए, तो वर्किंग कैसे होगी, क्या कंसेप्ट लगेगा। मान लीजिए ये है ए साइन में और ये है ए कॉस में, या फिर चलो साइन में ही लेते हैं अभी। तो कैसे करोगे, हाँ करेक्ट, कौन सा फॉर्मूला चलेगा, करेक्ट है ना। ये मान लीजिए ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये मान लीजिए ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का, करेक्ट करेक्ट। हाँ बिल्कुल प्रियांश, हो सकता है। तो आपके कौन से फॉर्मूले चलेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, मान लो दोनों अगर कॉस में तो कॉस सी प्लस कॉस डी, या फिर एक साइन एक कॉस तो साइन सी प्लस कॉस डी। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले की वर्किंग से दोनों कंपोनेंट वेव से आप स्टैंडिंग वेव्स निकाल सकते हो। ठीक है, और स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेट फिर आपको पता है क्या आया था, 2a साइन या कॉस के एक्स और साइन या कॉस ओमेगा टी।
ठीक है, समझ गए? यस, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जैक्ट उल्टा पूछूं तो, एग्जैक्ट उल्टा पूछूं तो, यानी स्टैंडिंग वेव गिवन है, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन गिवन, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स पूछा है। मान लीजिए आपसे पूछा है कि ये है cos kx cos ओमेगा टी, सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो y इक्वल टू 2a cos kx cos ओमेगा टी, तो ये कैसे निकालोगे? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके फॉर्मूले तो याद है? 2 cos a cos b क्या हुआ करता था? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। देखो चेक करो, सही लिखा है मैंने? 2 sin a sin b क्या हुआ करता था? साइन, नहीं सॉरी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। चेक करो जरा, है ना? यस। तो इनकी मदद से आपको दोनों कंपोनेंट वेव्स, देखो ये जो है ये कंपोनेंट वेव्स की इक्वेशन मिल जाएगी, ये पहली वेव की इक्वेशन और ये दूसरी वेव की इक्वेशन। तो ये एकदम नॉर्मल इजी से सवाल कि स्टैंडिंग वेव दिए तो कंपोनेंट्स जिन वेव से बनी है स्टैंडिंग वेव उनकी इक्वेशन बताइए, या फिर कंपोनेंट वेव्स की इक्वेशन दिए स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बताइए। हाँ पूर्व, बिल्कुल देवांश एकदम। तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी एकदम। ठीक है, चलो आगे, है ना? हाँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है ना, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कैसे भी आ सकता है। अगर आपको साइन और साइन में दिया हो तो फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग के ये आएगा, ठीक है। हो सकता है एक साइन एक कॉस में दिया, हो सकता है दोनों कॉस कॉस में दिया, वो सवाल टू सवाल डिपेंडिंग होगा, ठीक है। मैं बस आपको एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं। डन, लिख लिया? शाबाश, परफेक्ट, वेरी गुड। परफेक्ट, आ जाइए नेक्स्ट। अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए अगर आपको स्टैंडिंग वेव का डायग्राम दिया हो तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? मान लीजिए आपको टाइम जीरो पे, मान लीजिए आपको टाइम जीरो पे स्टैंडिंग वेव का ये डायग्राम गिवन है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहां पे साइन आना चाहिए कि कॉस, और यहां पे साइन आना चाहिए कि कॉस। सोचो जरा,
सोचिए, बताइए। आ गया, शाबाश। देखिए, याद आ गया बच्चों को, वेरी गुड। साइन ओमेगा टी कब लेते थे एसएचएम में, और कॉस ओमेगा टी कब लेते थे एसएचएम में? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगर स्टार्टिंग मीन से होती है, अगर स्टार्टिंग मीन पोजीशन से होती है तो साइन ओमेगा टी लेते थे, शाबाश। और अगर स्टार्टिंग एक्सट्रीम से होती है तो हम कॉस ओमेगा टी लेते थे, परफेक्ट। यानी यहां पे साइन ओमेगा टी आएगा कि कॉस ओमेगा टी, तो डायग्राम से देख के कैसे पता करेंगे? अगर टाइम जीरो पे मीन पे तो साइन आना चाहिए, अगर टाइम जीरो पे एक्सट्रीम पे तो कॉस आना चाहिए। यहां पे आपको टाइम जीरो पे मीन पोजीशन दिए तो साइन ओमेगा टी होगा आंसर, करेक्ट। आया समझ में? शाबाश। चलो अब बताओ, यहां पे साइन के एक्स या कॉस के एक्स क्या लूं, और कैसे डिसाइड करूं कि कब साइन के एक्स कब कॉस के एक्स? शाबाश। देखो, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। कभी भी आपको कोई फंक्शन डिसाइड करना है, आप वैल्यूज रख के सेटिस्फाई करा के देखो, है ना? ये बेसिक मैथमेटिक्स है। कभी भी आपको कोई फंक्शन आइडेंटिफाई करना है तो आप वैल्यूज रख के सेटिस्फाई करा के देख सकते हो ना। अपने को यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे क्या चाहिए? नोड। करेक्ट। यानी आप समझ गए अब, साइन के x कब लेंगे और कॉस के एक्स कब लेंगे, बताओ। शाबाश। जब x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी नोड। जब आपको x इक्वल टू 0 पे नोड चाहिए, या आपके डायग्राम में x इक्वल टू 0 पे नोड है, तो आप साइन के एक्स लोगे, करेक्ट। और जब आप यहां पे x इक्वल टू 0 रखो तो देखो ये cos 0 यानी 1 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी एंटी नोड है। तो अगर आपको x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड चाहिए तो आप cos लोगे यहां पे। समझ गए? बताइए। बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से लेना है। हाँ कनव, करेक्ट, करेक्ट। कंडीशन आपको कैसी भी बनाई जा सकती दोस्तों। आ जाओ। मान लीजिए टाइम इक्वल टू 0 पे आपको ये वाला ग्राफ दिया हो,
और ये लोकेशन आपकी x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू लेमडा बाय 4 है, ये x इक्वल टू माइनस लेमडा बाय 4। तो यहां पे कौन सा लेंगे? थैंक यू मानस। बताओ बच्चों यहां पे कौन सा लेंगे? करेक्ट। टाइम 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन है तो कॉस ओमेगा टी आएगा। और हाँ, x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है अब। करेक्ट। तो कॉस के एक्स आएगा। तो इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन होगी। बेटा ऋषभ पाटीदार थोड़ा ध्यान से देखिए, x0 कौन सा दिया देखिए बेटा। क्या नाम है? ऋषभ पाटीदार 678। ये नाम पहली बार आ रहा है क्लास में। ऋषभ आ जाओ। चलें आगे। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, हाँ चलो। और ये हमने जनरल देखा है। अब ये भी आ सकता है ना आपके पास, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ऐसा भी कोई फंक्शन आ सकता है स्टैंडिंग वेव में। ठीक है, फेज डिफरेंस भी आ सकता है, तो उससे घबराना नहीं अपने को। ठीक है, कैसा भी आ सकता है स्टैंडिंग वेव में। यहाँ पे फेज डिफरेंस भी आ सकता है, यहाँ पे भी प्लस कुछ फाई हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है एकदम। आ जाइए। ठीक है, तो हम अभी तक बस एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे। तो आ जाते एकदम जनरल सिंप्लीफाइड एंड स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। ठीक है, एक जनरल सिंप्लीफाइड स्टैंडिंग वेव इक्वेशन ले लेते। सबसे सिंपल वाली ले लेते, दोनों साइन साइन। ठीक है, चलें आगे। डन, शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट। अब बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स कौन सी टर्म बता रही है? ये टर्म पूरी एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल बता रही है, यानी 2a साइन के एक्स। चलो, एम्पलीट्यूड 0 हो जाए तो नोड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम हो जाए तो एंटी नोड। करेक्ट। चलो, तो अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। ठीक है, नोड की लोकेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, आ जाओ। ठीक है, फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ नोड। करो जरा इसको, इसको 0 करो, इक्वल टू 0। फिर के एक्स का जनरल सॉल्यूशन लिखो, फिर एक्स इक्वल टू जनरल वेवलेंथ के टर्म में जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालिए। हाँ, के को आप 2 पाई बाय लैम्डा रख दीजिएगा और जनरल सॉल्यूशंस निकालने।
शाबाश। आप लिखोगे इसका जनरल सॉल्यूशन आता है एन पाई, तो के एक्स इक्वल टू एन पाई, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कट जाएगा, एक्स आ जाएगा एन इंटू लैम्डा बाय 2। करेक्ट? यानी कौन कौन से नोट्स पॉसिबल हो गए? x इक्वल टू 0, एन 0 रखिए, फिर 1 रखिए, दो लैम्डा बाय 2, फिर 2 रखिए तो 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये आपको लोकेशन ऑफ नोड्स मिल गई। करेक्ट। तो लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में नोड्स आता है। शाबाश। तो जल्दी से बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पोजीशन के बीच का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का, इन दोनों का लैम्डा बाई 2। शाबाश, लिख दीजिए, आप इसको लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स लैम्डा बाई 2। यस, चलो आगे। शाबाश, परफेक्ट। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट। अब पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंटी नोड बताओ। पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंटी नोड बताना है। तो ये जो टर्म है ना 2a sin kx, इसको मैक्सिमम करना है। ये पूरी टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी sin kx को क्या लू बताओ? sin kx को क्या लू बताओ? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा देखो, एक और चीज, 1 या -1 दोनों चलेंगे, 1 या -1 दोनों चलेंगे। कैसे? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 5 sin ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड बताओ। 5, करेक्ट। अच्छा, अगर ये -5 sin ओमेगा टी होता तो इसका एम्पलीट्यूड बताइए। इसका एम्पलीट्यूड तब भी 5 बोलते, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, बस यहां पे इन दोनों में फर्क क्या होता, ये अगर ऐसी वेव है तो ये ऐसी वेव होती। ठीक है, एक ऊपर से शुरू हो रही है तो एक नीचे से शुरू होती, राइट? ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो दोनों का 5 ही बोलेंगे। इसी कंसेप्ट से, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है, तो मॉड साइन एक्स की वैल्यू 1, यानी 1 या -1 दोनों चलेगा। यानी के एक्स क्या होना चाहिए बताओ, इसका जनरल सॉल्यूशन 90 भी चलेगा, 3 पाई बाई 2 भी चलेगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों चलेंगी क्वाड्रेंट्स में। करेक्ट, तो ऐसे लिख दें क्या इसको, 2n-1 पाई बाई 2। क्या बोलते, से लिख दूं? हाँ, 1-1 दोनों चलेंगे ना अपने को, यानी प्लस पाई बाई 2 आ जाए तो भी चलेगा, 3 पाई बाई 2 आ जाए तो भी चलेगा। करिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल कोऑर्डिनेट्स बताइए एंटी नोड के।
शाबाश, इसको आप रखिए 2 पाई बाय लैम्डा। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन कुछ ऐसे आ रहे हैं, 2n-1 पाई बाय 4 लैम्डा बाय 4। सही किया है कि देखो, फिर n को 1 रखो तो लैम्डा बाय 4, n को 2 रखो तो 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, ऐसे चलते जाएगा। शाबाश। चलो बताओ मेरे को, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, करेक्ट। रख दो बेटा प्रियांश, तुमको खुद ही समझ आ जाएगा। चलो रखो बच्चों, लिखो सवाल, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। स्टेटमेंट लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। चलो आगे चलते हैं। अच्छा आपको नोड याद है, x इक्वल टू 0 पे नोड आया था, x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पे नोड आया था। एंटी नोड फिर कहां पे आ गया, लैम्डा बाय 4 पे एंटी नोड आ गया, और फिर 3 लैम्डा बाय 4 पे एंटी नोड आ गया। आप देखो, दो कंसेक्यूटिव नोड का मिड पॉइंट एंटी नोड होगा, और दो कंटिन्यूअस एंटी नोड का मिड पॉइंट नोड होगा। हाँ एपी चल रही है बिल्कुल, वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ही आएंगे, करेक्ट करेक्ट। तो लिख दो बच्चों, ये मिड पॉइंट ऑफ टू सक्सेसिव नोड्स इज एन एंटी नोड, और मिड पॉइंट ऑफ टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज अ नोड। हाँ, दो नोड का मिड पॉइंट एंटी नोड, दो सक्सेसिव एंटी नोड का मिड पॉइंट नोड। चले बच्चों आगे, डन, शाबाश, डन, क्या बात है, परफेक्ट। हाँ पूर्व, अब वो तुम लोग डिसाइड करो, जनरल सॉल्यूशन तुमको ज्यादा अच्छे से आता है मेरे से। चले आगे, शाबाश। तो अब आपको बेसिकली इक्वेशन समझ आई, आगे बढ़े, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई अच्छे से समझ, यस, परफेक्ट बच्चों परफेक्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजेदार एकदम। आगे बढ़ाते हैं। चले क्या करें फिर, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए। गिटार टाइप्स, चलो बनाते हैं, है ना। हाँ गिटार सितार, ठीक है। हाँ अभी स्ट्रिंग वाला बना रहे, साउंड वाला कल बनाएंगे, फ्लूट बांसुरी कल बनाएंगे, अभी अपन रस्सी वाला बनाते, वॉयलिन। ठीक, चलो बनाते,
ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले आज आपका काम है ना, एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप होता है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कीजिएगा आप। हाँ प्रशांत, ठीक है। है ना, अभी मत करो भाई, बाद में करना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर इससे आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनना, तो आपको आइडिया लगेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी कैसी आती है। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज वैल्यूज रखना, तो आपको इससे आवाज आएगी, तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, हाँ बहुत सारी ऐप आती, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहले तो आप एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लो, है ना, कि किस फ्रीक्वेंसी के आसपास आपको बहुत ही सुंदर मधुर आवाज आ रही है, और किस फ्रीक्वेंसी के आसपास आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना है। ठीक है, डिसाइड कर ली, कोई भी एक वैल्यू ले लो। कौन सी वैल्यू ले ले? ठीक, सिंपल 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले लेते, 1000 हर्ट्ज ले लेते, चलो। ठीक है, तो 1000 हर्ट्ज के आसपास आपको फ्रीक्वेंसी का एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते। फिर यहां पे स्पीड ऑफ द वेव बताओ। रस्सी में वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला बताओ? हाँ शाबाश, अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। ठीक है, देखो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक देखो, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, छोटी सी एकदम। आइए, और म्यू का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, चले, परफेक्ट। यानी मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट स्टेप है। मटेरियल की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर थिकनेस कितनी रखनी है? थिकनेस कम ज्यादा करने से स्पीड ऑफ द वेव चेंज होगी। टेंशन कितना रखना है, कम ज्यादा, कितना आपको स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टेप हो गई, इस पे हमको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली डेटा देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन? चलो अब बताओ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी अगर हो गई डिसाइड, तो वेवलेंथ कैसे डिसाइड करोगे? करेक्ट, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो इस हिसाब से फिर वेवलेंथ डिसाइड होगी। तो यानी अगर फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया जाए कि हमें फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज चाहिए, स्पीड को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, कि टेंशन और म्यू फिक्स हो चुके, तो हमारी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको फिक्स हो जाएगी वेवलेंथ। डन, वेरी गुड। अब जब आप रस्सी को बांधोगे, ठीक है, रस्सी को, आप रस्सी को दोनों तरफ से फिक्स करोगे, हिंज करोगे,
तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ। आपको यहां पे हिंज करने के बाद अगला हिंज कहां पे लगाना पड़ेगा बताइए। करेक्ट है ना, नोड से नोड की दूरी ना, तो λ/2। यस, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी मनचाही फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है। डन डन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज वेवलेंथ आई 1 मीटर, सपोज वेवलेंथ आई 1 मीटर, सपोज कर लो वेवलेंथ आई 1 मीटर, ठीक है। क्या एक तारा बन गया? अच्छा, एक वायर वाले इंस्ट्रूमेंट को ऐसा बोलते हैं क्या, एक तारा? अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। एक तार, करेक्ट। आ जाओ, ठीक है। सपोज मान लीजिए बच्चों वेवलेंथ है 1 मीटर, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने ये रस्सी को हिंज किया है 0.5 मीटर से, ठीक है, इधर भी हिंज कर दिया, इधर भी हिंज कर दिया, और आपने इसे प्लग किया ऐसे, तो ऐसे प्लग करने पर क्या स्टैंडिंग वेव बनेगी? यस, बिल्कुल सही बात है। क्या आपको सुंदर मधुर सी आवाज निकलेगी इतनी फ्रीक्वेंसी की? यस, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, परफेक्ट, शाबाश। अच्छा, अभी किसी बनाने वाले ने गलती कर दी और ये जो हिंज बनाना था वो हिंज उसने गलती से 0.45 मीटर पे बना दिया, ठीक है। अब बताओ अगर आपने इसे प्लग किया तो क्या होगा? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सेटिंग जम ही नहीं रही है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव बनेगी ही नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, स्पीड फिक्स है, तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली फिक्स है, तो नोड से नोड के बीच की दूरी फिक्स है, तो उसके अलावा और कोई दूरी होगी तो स्टैंडिंग वेव बनेगी ही नहीं। यानी अगर आप ऐसे प्लग करोगे तो आपको सुंदर मधुर आवाज इस फ्रीक्वेंसी की नहीं मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा वाइब्रेशन होके, इतना ज्यादा इनइलास्टिक कोलिजन होके वो खत्म हो जाएंगे। आए समझ में? ठीक है, थोड़ी देर वाइब्रेशन होगा बट वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत सारे इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएंगे। तो आपको ये काम का है ही नहीं इंस्ट्रूमेंट, ये तो खराब बना दिया उन्होंने। आगे समझ में? करेक्ट, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब अगर बच्चों बनाने वाले ने एक मीटर की दूरी रखी है, ठीक है, तो क्या ये थोड़ा काम का है क्या इंस्ट्रूमेंट? क्या इस इंस्ट्रूमेंट में ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल सकती है आपको? हाँ मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती, ठीक है। बट ये फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, स्पीड फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स है, और आपकी दूरी 1 मीटर की वेवलेंथ है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर है फिक्स,
तो नोड से नोड की दूरी 0.5 है, तो यहां पे एक नोड आएगा, यानी जो स्टैंडिंग वेव बन रही थी वो यहां से यहां बनेगी, और साथ ही साथ यहां भी बनेगी। बताओ आए कि ये डायग्राम समझ में? यस। तो यहां पे आपको स्टैंडिंग वेव बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और ये आवाज भी सुनाई देगी और अच्छी आवाज सुनाई देगी, लेकिन वाइब्रेशन 2 लूप्स में होंगे। ठीक है, वाइब्रेशन 2 लूप्स में होंगे, और सेटिंग ऐसे होगी कि आपको पता है λ/2 पे नोड आना है, तो सेटिंग ऐसी होगी कि अपने आप λ/2 पे नोड आ जाएगा। बिल्कुल, यानी λ/2 के मल्टीपल्स में आप ऐसा कर सकते हो। सही। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो नहीं नहीं जितेश, एक साथ ही आएगी बेटा। ठीक है, तो गिटार में ऐसा नहीं होता है, गिटार में ऐसा नहीं होता। आप डबल की लेंथ का गिटार क्यों बनाओगे? गिटार तो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो आप डबल लेंथ का क्यों बनाओगे? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं करते, बट मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कर सकते थे। गिटार बनाना है अगर आपको, तो आप यहीं पे उसको रोक दोगे। ठीक है, आई क्या बात समझ में? आप ये वाला हिस्सा नहीं बनाओगे। ठीक है, महंगा हो जाएगा ना यार, जितना लंबा बनाओगे उतना महंगा हो जाएगा, और प्ले करना भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? डन। और हाथ भी बहुत लंबा चाहिए होगा फिर, सही बोल रहा है यश कि हाथ बहुत लंबा चाहिए होगा फिर वो गिटार बजाने के लिए ठीक है, चले आगे। शाबाश, 2 लोग मिलकर बजाएंगे, वेरी गुड तो वो गिटार फिर 2 लोग मिलके बजा रहे होंगे चले आगे। डन। हाँ वही सिखा रहा हूं प्रभांशु। तो अभी हमने क्या सीखा कि हमारे पास 3 चीजें, स्पीड ऑफ द वेव, हमारे पास अब 3 चीजें, स्पीड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, 3 चीजें, और फिर उससे डिसाइड होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर उससे डिसाइड होगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तैयार हो? चले आगे, पक्का? ठीक है, अब देखो बच्चों समझना, यहां पे वेरिएशन क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, स्पीड का वेरिएशन कैसे क्रिएट किया जाएगा? अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, करेक्ट। ठीक है, ट्यूनिंग मतलब टेंशन चेंज कर दो तो स्पीड ऑफ द वेव चेंज हो जाएगी। परफेक्ट। अब आपको कंस्ट्रेंट दिए जा सकते हैं, कंस्ट्रेंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछले में कंस्ट्रेंट क्या रखा था अपन ने कि स्पीड भी फिक्स थी, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स थी, तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ फिक्स हो गई थी। ये कंस्ट्रेंट रखे जा सकते। चलो मान लो अगर आपको कंस्ट्रेंट दे दिया गया है कि सोर्स सेम है, आप कोई भी वाइब्रेशन करो सोर्स सेम है, तो इस कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा? बताओ।
हाँ, अगर आपको बोल दिया कि हर बार जब आपने वाइब्रेशन दिया स्प्रिंग को तो सोर्स का वाइब्रेशन सेम रखा था, शाबाश। तो हमने सीखा है सोर्स से कौन डिसाइड होता है, वेव की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है आपको सोर्स फिक्स कर दे, ठीक है, चलो, हो सकता है आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स कर दे, हो सकता है आपको बोले लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स है, मतलब ये उल्टा काम हो गया। मतलब आपने क्या किया, पहले रस्सी का डिसाइड कर लिया कि मैं इंस्ट्रूमेंट कितनी लंबाई का बनाऊंगा, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी और स्पीड और वेवलेंथ डिसाइड होगी। समझ गए? परफेक्ट, समझ आ रहा है? तो सवाल आपको कोई भी कंडीशन दे सकता है कि मैंने ये चीज फिक्स कर दी, ठीक है, यहां पे हो सकता है सवाल दे सोर्स फिक्स कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाएगी, हो सकता है सवाल दे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे, चलो कौन सा आपको कंडीशन लेनी है अभी बताओ, आप जो कंडीशन लोगे उसके हिसाब से मैं अभी वर्किंग चालू करता हूं। ठीक है, लेंथ फिक्स करते हैं, बच्चे बोल रहे लेंथ फिक्स कर दो, ठीक, तो लेंथ फिक्स कर देते, आ जाओ, आई, तो स्पीड ऑफ द वेव है अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, ठीक है, और हमने L इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया है, ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अभी नहीं पता, ठीक है, तैयार हो इसके लिए, है ना, अब अच्छे से समझना ही, ठीक है, चलो, तो आपने लेंथ फिक्स कर दी है, यानी ये दूरी आपकी फिक्स हो गई है, चलो, ठीक है, स्टैंडिंग वेव बनाए, आओ स्टैंडिंग वेव बनाते, ठीक है, तो ये हो जाएगा नोड, ये भी हो जाएगा नोड, ऐसी स्टैंडिंग वेव बन गई, वन लूप की स्टैंडिंग वेव बनी है, सिंगल लूप है इसमें, यस, परफेक्ट, सिंगल लूप की स्टैंडिंग वेव बनी है, ठीक है, तो अब बताओ क्या आप ये डेटा यूज करके वेवलेंथ निकाल सकते हो, क्या आप ये डेटा यूज करके वेवलेंथ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि नोड से नोड की दूरी मिल गई ना, नोड से नोड की दूरी मिल गई, कितनी होती है नोड से नोड की दूरी, λ/2, और λ/2 किसके बराबर है, लेंथ के बराबर, तो लैम्डा यहां से आ गया 2L, ठीक है, और वेवलेंथ आ गई, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, तो जरा फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आएगी, जरा फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी आएगी, निकालिए, करेक्ट, करेक्ट, तो कैसे करेंगे, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी आ गई v अपॉन लैम्डा, यानी स्पीड ऑफ वेव अपॉन 2L, है ना, और स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला ये, यानी 1/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, ये आ गई, समझ गए?
पक्का आया समझ में? ठीक है, तो अगर लेंथ फिक्स हो गई है तो फिर फ्रीक्वेंसी ऐसे आएगी। डन, चलूं आगे? ठीक, तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इसको लिखो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और इसको हम ये भी बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। समझ गए? चलो आगे। यस, वेरी गुड। तो गिटार में ये वर्किंग होती है, तो ये वर्किंग है गिटार में। गिटार की लेंथ फिक्स है, स्ट्रिंग्स भी फिक्स है गिटार की। ठीक है, तो ये गिटार की वर्किंग है। चलो आगे। अब देखो, ठीक है, अब उस वर्किंग पे अपन वापस आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम आगे चलते हैं, और है ना, एक बार जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे केसेस देख लेते हैं। अब नेक्स्ट केस, लेंथ फिक्स है। ठीक है, लेंथ अपन ने फिक्स कर दी। सिखाऊंगा बेटा अपूर्व, आ जाओ। ठीक है, अब देखो, हाँ गोपाल सिखा रहे हैं। चलिए, अगर लेंथ फिक्स है, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या यहां पे एक नोड बने, यहां पे एक नोड बने और बीच में एक और नोड आ जाए? क्या ऐसे केस में स्टैंडिंग वेव बन सकती है? क्या सेटिंग मैच हो रही है? सेटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? एंड पॉइंट्स नोड होने चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये नोड हो, ये नोड हो, बीच में भी एक नोड आ जाए? हाँ बिल्कुल हो सकती, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी यहां पे कितने लूप हो गए? एक ऐसा लूप होगा, नोड से नोड, और फिर एक ऐसा लूप होगा, नोड से नोड। अब बताइए, स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला तो वही है, अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। अब आप वेवलेंथ कैसे निकालोगे? बिल्कुल अंशुल, धीरे धीरे वहीं पे आ रहा हूं। शाबाश, शाबाश। ठीक है, अब देखो, नोड से नोड की दूरी है ना वेवलेंथ बाय 2, तो ये वेवलेंथ बाय 2, ये वेवलेंथ बाय 2, तो टोटल लेंथ क्या हो गई? 2 वेवलेंथ बाय 2, और वो लेंथ एल के बराबर है, यानी लैम्डा हो गया एल। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते? स्पीड अपॉन लैम्डा, यानी वी बाय एल, यानी 1 बाय एल अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। करेक्ट? तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है कि दो लूप्स बन रहे हैं, इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। इस मोड ऑफ वाइब्रेशन को बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। यस, करेक्ट। इस मोड ऑफ वाइब्रेशन को बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। बना लिया?
ठीक है, इसको लिखिए, ये फ्रीक्वेंसी आई है सेकेंड हार्मोनिक की, इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी आई थी फर्स्ट हार्मोनिक की, और हमारा केस कौन सा चल रहा है, हमारा लेंथ फिक्स वाला केस चल रहा है। ठीक है, हमारा केस कौन सा चल रहा है, लेंथ फिक्स वाला केस चल रहा है। आ जाइए, ठीक है। चलो फिर क्या यहां पे ऐसा हो सकता है कि इसी रस्सी में लेंथ तो फिक्स कर ही रखी, यानी ये नोड बनना तय है, ये भी नोड बनना तय है। क्या ऐसा हो सकता है यहां पे बीच में दो नोड आ जाएं, तो भी क्या सेटिंग आपकी मैच हो जाएगी स्टैंडिंग वेव की? यस। तो अब कितने लूप बनेंगे बताओ? तीन लूप बनेंगे। अब निकालो जरा फ्रीक्वेंसी, और इसका नाम क्या होगा फिर? इसका नाम होगा थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। इस जब तीन लूप बनते हैं तो हम बोलेंगे रस्सी इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक मोड। हाँ गोपाल, ठीक है। तो अब जरा निकालिए, तो नोड से नोड की दूरी हो गई λ/2, नोड से नोड की दूरी λ/2। ठीक है, तो यहां पे ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? लैम्डा के टर्म्स में 3λ/2, और टोटल लेंथ L तो गिवन है, तो वेवलेंथ आ गई है आपके पास 2L/3। स्पीड ऑफ द वेव आपको पता है √10⁻⁻, तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है हर बार स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ, यानी यहां पे हमको मिलेगा 3/2L इंटू वी वेव, यानी 3/2L इंटू √T/μ। ये थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई। करेक्ट? आया समझ में? बताता हूं मैं ही का। ठीक है, डाउट सेशन अपन आज नहीं रखेंगे, डाउट सेशन बच्चों अपन रखेंगे कल, क्योंकि मुझे ये पढ़ाना है, इसी के बेस्ड पे सवाल कराने। तो जो कल का डाउट सेशन होगा वो पूरा मैं, जो फ्यूचर में आपको डाउट्स आने वाले होंगे स्टैंडिंग वेव के, वो मैं कल क्लियर करूंगा। ठीक है? तो कल का डाउट सेशन ट्यूसडे को होगा, ठीक है, और सिर्फ स्टैंडिंग वेव के सवाल करेंगे, बस सिर्फ स्टैंडिंग वेव के सवाल। सेम टाइम 1 PM, करीब करीब 1:30 PM पे होगा, दिन को होगा करीब करीब। ठीक है? हाँ हाँ ध्रुव, ठीक, डन है ना? चलो क्योंकि मेरे को थोड़ी थ्योरी पढ़ानी है, और ये नया टॉपिक है ना स्टैंडिंग वेव, तो इस पे प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो हमारे पास क्लास में इतना टाइम नहीं है कि प्रैक्टिस कर पाए, तो इसलिए हम डाउट सेशन में करेंगे। ठीक है? और साउंड की भी सेम प्रैक्टिस है बेटा, तो साउंड आपका चालू ही हो चुका है, ये सेम फॉर्मूले साउंड में भी चलने वाले। ठीक है, आ जाइए। चलो पैटर्न देखो जरा, पैटर्न क्या आपको पैटर्न मिला? फंडामेंटल मोड फर्स्ट हार्मोनिक 1/2L, सेकेंड हार्मोनिक क्या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2/2L, थर्ड हार्मोनिक क्या ये पैटर्न मिला? करेक्ट, 4/2L आ जाएगा ये, यानी
क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं लेंथ फिक्स कर दूं, ठीक है, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो n/2l अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, या फिर n/2l इंटू स्पीड ऑफ द वेव, ये फॉर्मेट में आ रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, n लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक बताइए, कर सकते हैं इसे? यस, परफेक्ट। तो इसको आप याद कर लीजिए, और आपका होमवर्क है, आपको फोर्थ हार्मोनिक खुद से बनाना है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। फिफ्थ हार्मोनिक खुद से बनाना है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, ये होमवर्क है, समझ गए? हाँ, कितने भी हो सकते हैं ना, मल्टीपल्स हो गए ना, कितने भी हार्मोनिक्स बनाए जा सकते हैं। चलो आगे। वेरी गुड, आइए नेक्स्ट। चलो, अच्छा, गिटार में क्या होता है? गिटार में आप रस्सी में क्या करते हो हमेशा? गिटार में आप रस्सी को क्या करते हो? हमेशा प्लग करते हो। गिटार में रस्सी को क्या करते हो आप? हमेशा प्लग करते हो। तो आप ध्यान रखना कि जब आप बस ऐसे रस्सी को प्लग करते हो, बस एक बार ऐसे रस्सी को ऐसे जरा सा आपने मार दिया, जरा सा आपने डिस्टरबेंस दे दिया, तो हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी। फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन होगा हमेशा, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेशन होगा। ठीक है, और सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक फिर ऐसे प्लग करने से नहीं आएगा। सिर्फ आपने ऐसे प्लग किया ना, बस एक बार ऐसे मार दिया, तो हमेशा आपको फर्स्ट हार्मोनिक दिखेगा। हाँ गोपाल, वो कल सिखाएंगे। हाँ प्रियांश, ठीक है, चलें आगे। डन, डन, परफेक्ट। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, कल अब मिलेंगे इसके आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। थैंक यू, बाय। तो कल रखेंगे डाउट क्लास, ठीक है, आज नहीं। चलो कर दीजिए एंड। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।